हेलो दोस्तों। आप लोग कई दिन से पूछ रहे हैं कि शोध प्रबंध की रूपरेखा कैसे बनाएं। तो आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि आपने जो शोध प्रबंध लिखा है या लघु शोध प्रबंध जो लिखा है, तो उसकी रूपरेखा, जिसको आप सिनॉप्सिस बोलते हैं या शोध प्रस्ताव बोलते हैं या शोध कार्य की रूपरेखा बोलते हैं, तो उसको इस प्रकार से बनाया जाता है। जिसमें सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले प्रस्तावना होती है। ठीक है, सबसे पहले फ्रंट पेज आपका जो होता है उसमें आप शीर्षक डालते हैं अपना, और उसके बाद दूसरे पेज में आप प्रस्तावना लिखते हैं। तो प्रस्तावना में ये होता है बेटा कि जो भी आपका शीर्षक है, जो आपने टॉपिक लिया है, उसके बारे में आप संक्षिप्त रूप से लिख देते हैं। ठीक है, उसके बाद में अगला पॉइंट जो आपका होता है वो होता है प्रस्तावित क्षेत्र में पूर्व में किए गए शोध कार्य का संक्षिप्त पुनरावलोकन। मतलब जो टॉपिक आपने लिया है उस पर पहले कितना काम हो चुका है, किन किन लोगों ने उस पर शोध कार्य किया है, तो उनका यहाँ पर संक्षिप्त रूप से उनकी जानकारी देनी होती है कि किस विश्वविद्यालय में, किस महाविद्यालय में, किस शोध छात्र ने इस विषय में काम किया है। ठीक है, इस विषय पर काम किया है, तो वो आपको यहाँ पर दे देना होता है। उसके बाद अगला जो आपका होता है उसमें आपको प्रस्तावित शोध कार्य का उद्देश्य लिखना होता है। मतलब ये बताना होता है कि जो शोध कार्य मैं करने जा रहा या जा रही हूँ उसका क्या उद्देश्य है, हम क्या सिद्ध करना चाहते हैं। ठीक है, तो वहाँ पर आपको उद्देश्य दे देना होता है। उसके बाद में फिर अगला होता है प्रस्तावित शोध कार्य का उल्लेखनीय योगदान। ठीक है, तो मतलब इसका ये होता है कि जो शोध कार्य हम कर रहे हैं वो हमारा शोध के क्षेत्र में कितना योगदान दे सकता है, क्या कितना योगदान कर सकता है, मतलब कितना ये महत्वपूर्ण हो सकता है। ठीक है, उसके बाद अगले पेज में आपको शोध प्रविधि देनी होगी। तो शोध प्रविधि जो हिंदी या आपका जो भी विषय है उसके हिसाब से जो भी शोध प्रविधि आप प्रयोग कर रहे हैं, तुलनात्मक है, वर्णनात्मक है, व्याख्यात्मक है, ऐतिहासिक है, जिस प्रकार की भी शोध प्रविधि का आप प्रयोग कर रहे हैं उसका यहाँ पर संक्षिप्त उल्लेख कर देंगे। उसके बाद में प्रस्तावित शोध कार्य का संभावित परिणाम, मतलब आपका क्या निष्कर्ष निकलेगा, जो आपने पहले से एक रूपरेखा बनाई है, जो आपने अपने दिमाग में एक अपना लक्ष्य बनाया है कि इस रिसर्च का क्या परिणाम निकलने वाला है, तो आप संभावित परिणाम दे देंगे कि मतलब ये परिणाम निकलने की संभावनाएं हैं। ठीक है, उसके बाद में ये होता है लास्ट में संदर्भ ग्रंथ सूची। तो उसमें आप बता देंगे कि कौन कौन से आपके संदर्भ ग्रंथ जिनका आप यहाँ पर जिनसे सहायता लेंगे। ठीक है, उसमें दो प्रकार के होते हैं। कुछ आधार ग्रंथ होते हैं जिनके ऊपर आपका शोध कार्य, जिनके ऊपर आप रिसर्च करते हैं, उन ग्रंथों को आप आधार ग्रंथ बोलते हैं। और उसके साथ साथ सहायक ग्रंथ होते हैं जिसमें आपका साहित्य का इतिहास हो गया, कहानी साहित्य का इतिहास, उपन्यास साहित्य का इतिहास। इस प्रकार से जो आलोचनात्मक ग्रंथ होते हैं उनको आप वहाँ पर सहायक ग्रंथ में लिख देंगे। पत्र पत्रिकाएं, इंटरनेट, सब कुछ वहाँ पर आप उल्लेख कर देंगे। तो इस प्रकार से होता है, आप देख लीजिए। जैसे ये आपका जो मैं दिखा रही हूँ, ये है भगवती चरण वर्मा के उपन्यासों की युगीन प्रासंगिकता। तो इसमें पहले प्रस्तावना लिखी हुई है, जैसे जैसे अभी आपको बताया वैसे वैसे ही ये बना हुआ है। पहले प्रस्तावना इन्होंने 4-5 पेज की लिख दी है, उसके बाद में फिर रूपरेखा देती है उसी के साथ में। उसमें आपको अध्याय विभाजन जो आपने किया है कि प्रथम अध्याय में आप क्या देंगे, उसका शीर्षक और उपशीर्षक वगैरह, वो सब रूपरेखा में आप दे देंगे उसके साथ। उसके बाद में ये आपने पूरी रूपरेखा दे दी अपने शोध कार्य की यहाँ पर कि प्रथम अध्याय में आप क्या लिखेंगे, द्वितीय अध्याय में क्या लिखेंगे, तृतीय चतुर्थ, ऐसे अपने सारे जितने भी अध्याय हैं उनके बारे में बता दिया। उसके बाद में प्रस्तावित क्षेत्र में पूर्व में किए गए शोध कार्य का संक्षिप्त पुनरावलोकन। तो इसमें इन्होंने बता दिया कि यहाँ पर एक ही शोध हुआ है, 2 शोध हुए हैं। एक जो है राजेश कुमार श्रीवास का है, और दूसरा जो नहीं, इन्हीं का एक शोध हुआ है इस क्षेत्र में, बाकी ज़्यादा भी काम नहीं हुआ है। उसके बाद इन्होंने अपना उद्देश्य बता दिया है। उसके बाद उल्लेखनीय योगदान, शोध प्रविधि, शोध कार्य का संभावित परिणाम, और उसके बाद आधार ग्रंथ और संदर्भ ग्रंथ, ये सूची साथ में लगा दी है। इसी प्रकार से आपको रूपरेखा बनानी है।
आप लोग देख लीजिए वीडियो और समझने की कोशिश करिए। आपको अगर फिर भी समझ में नहीं आता है तो कमेंट कीजिएगा, हम इसको और विस्तार में बता देंगे।